2024 को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर नजर आ रही हैं। पटना में कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार हुई। तो उससे पहले राहुल गांधी के एक बयान ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में बीजेपी आपको दिखाई नहीं देगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस दावे को लेकर कहा कि राहुल जी पहले से स्थिति भांप लेते हैं। उन्होंने जो कहा है वो सच साबित होगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, इस स्टेट से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। राहुल जी वो पहले से स्थिति भांप जाते हैं। इस तारीख नोट कर लें, राहुल जी जो आज बात कर रहे हैं वो सही साबित होगा। और 2023 में ये सभी राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वापसी होगी। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अन्य राज्य जहां चुनाव हो कांग्रेस जीतेगी। और 2024 विपक्ष एक साथ होकर जो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कांग्रेस का दावा करने की देर थी और अब बीजेपी की ओर से तुरंत पलटवार भी सामने आया। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत से अति उत्साहित है, लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। उनके सारे दावे फेल होते नजर आएंगे। यदि उनके दावे में दम होता तो आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं होती। अभी जो आने वाला चुनाव है 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों स्थानों पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। कर्नाटक के चुनाव को आप छोड़ दें, एकाध राज्यों में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके वजह से हमारी सरकार चली जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहाँ पर घटा है। जहाँ भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है वहाँ पर झूठ बोल के इन लोगों ने सरकार बनाई है। जाहिर है कि चुनाव से पहले दावों और वादों का दौर तेज होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर दबाव बनाती दिखेगी और इसी आत्मविश्वास के साथ जनता को मैसेज देने की कोशिश होगी कि चुनाव में जीत हमारी ही होगी। लेकिन जनता किसे वोट और किसे चोट देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनावी बिसात बीत चुकी है। ऐसे में दावों का बोलबाला सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है, पटना से लेकर छत्तीसगढ़ तक और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक। ऐसे में सियासी सरगर्मी जीत और हार से ऊपर निकलकर इस बात पर पहुंच गई है कि कौन सी पार्टी कितने अंतर से जीत हासिल करेगी। छत्तीसगढ़ में दावों की पुरानी परंपरा रही है। 2018 में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 65+ सीट जीतने का दम भरा था। यह बात अलग है कि तब इससे उलट कांग्रेस ने 67 सीटें जीतकर सत्ता हथिया ली थी। अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने 67 सीट जीतने का दावा किया है। कांग्रेस इस दावे पर बहुत खुश है। कांग्रेस का दावा है कि जब जब अमित शाह की तरफ से बीजेपी को टारगेट दिया जाता है वह कांग्रेस के लिए शुभ हो जाता है। इससे इतर राहुल गांधी ने पटना में आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, वहां पर सरकार बनाने का दावा कर दिया। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया जब राजनीति में हो तो प्रतिक्रिया और भी तीव्र होती है। उधर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में जीत का दावा किया तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने इसे भ्रम करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जीत का दावा हम करते हैं और हम जीतेंगे। आज हमारा विषय है दावों में कितना दम। ऐसे में दम भरने वाले सियासत वीरों पर हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश भी करेंगे कि इन बयान वीरों के दावों में आखिर कितना दम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है मैं तो कहूंगा सीधे तौर पर। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है तो पहले देवलाल जी के पास चलता हूं। देवलाल जी, कब जाकर आंखें खुलेगी आप लोग की, जब सत्ता लौट जाएगी तब? देखिए, हमारी आंखें तो देखो आदिवासियों और छत्तीसगढ़ वासियों के हक एवं अधिकार के लड़ाई को लड़ने के लिए खुली हुई है। लेकिन ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी, उनको अगर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस आएगी छत्तीसगढ़ में,
तो राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के किए भ्रष्टाचार पर क्यों धृतराष्ट्र बने हुए हैं? जब इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ खुद ही यहाँ के मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिमंडल उसको चेताते रहे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोल सिंडिकेट करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं जाता राहुल गांधी जी का। और उसके बाद अगर राशन घोटाला हो जाता है, उस घोटाले को, पैसे को खाने के लिए, हिस्सेदारी के लिए तैयार रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक शराब का घोटाला हुआ है, जिसमें शराब सिंडिकेट बनाकर चला रहे हैं, जिसपे ये कांग्रेस के ही लोग दो फाड़ हैं। कांग्रेस का एक धड़ा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी जी उनकी भी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि तो ये छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के रखे हुए हैं। उसके आगे चले जाते हैं, इस पर भी नहीं रुकते कांग्रेस वाले। और जो होनहार बच्चे हैं, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, उन लोगों को पीएससी जैसे पदों पर भर्ती ना हो, इसके लिए भी बड़ा भ्रष्टाचार का खेल कर देते हैं। तो राहुल गांधी जी को अगर कोई देखना ही है तो छत्तीसगढ़ वासियों को देखे, सत्ता शासन को देखने के लिए तो आपके भूपेश बघेल जी बैठे हैं ना, आपको भ्रष्टाचार करके आपको पहुंचाने के लिए पैसा। आज इस छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 500-550 करोड़ रुपया जो इस प्रदेश सरकार ने इस वर्ष का 2023 का भुगतान नहीं किया आप तेंदुपत्ता तोड़ने का। आप चाहते क्या है? आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं। आपका आदिवासी विरोधी चेहरा इसी से दिखता है कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ में से 700 करोड़ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने पाटन विधानसभा में खर्च कर लेता है। आदिवासी परिवार देखते रह जाता है, उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया जाता है। 7,000 बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं जो छात्रवृत्ति की राह तक रहे हैं। छात्रवृत्ति वो भी अपने ही पारिश्रमिक पैसों से मिलने वाली छात्रवृत्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी है, वो रोक लेता है। ऐसे में राहुल गांधी जी ये दिखाई नहीं देता कि आदिवासी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई में संकट आ जाएगा और वो सत्ता शासन की सुख देखने के लिए निकल पड़े हैं। जी, मैं सुरेंद्र जी के पास भी चलना है मुझे, जी फिर मैं आऊंगा आपके पास ना। जी सुरेंद्र जी, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, कांग्रेस कहां छोड़ रही है? अगर आप 75+ सीट जीत लेने का जो, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं, अगर जीत लेते तो कहां बचेगा लोकतंत्र? विपक्ष तो होगा नहीं उसमें, फिर लोकतंत्र कौन खत्म कर रहा है? आपकी बीजेपी? आदित्य जी, मूल बात जो है, राजनीति में अहंकार को जवाब देने का काम जो कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता ने पिछले बार किया था, याद होगा आपको, ये नारा जो है 65+ का अमित शाह जी ने दिया था और उसका जवाब जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता ने दिया। उसके बाद भी ये भाजपाई जो है, इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। कल अमित शाह जी यहाँ पर जब भाषण दे रहे थे, उसी समय कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें प्रियदर्शनी सहकारी बैंक के मैनेजर नार्को टेस्ट हुआ था उमेश सिन्हा का, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, 2 मामले ईडी में रमन सिंह के खिलाफ चल रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला जो गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, जिसमें कलकत्ता की कंपनियों से फर्जी एंट्री लिए गए थे, वो बातें भी प्रमाणित हुई है। नान घोटाला जो है सर्वविदित है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो 15 साल अखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहे। झूठ की पराकाष्ठा भाजपाइयों के अंदर इतनी है, आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। आदित्य जी, याद होगा कल देश के गृह मंत्री यहां पर आए थे और कहा कि 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है छत्तीसगढ़ में, जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ उन 3 राज्यों में शामिल है जिन्होंने पिछले 2 वर्ष से 1 रुपया का 1 नया पैसा कर्ज नहीं लिया। जिस प्रकार से भाजपाई, देख लें अपने शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, गुजरात की क्या स्थिति है, उड़ीसा और त्रिपुरा के साथ में छत्तीसगढ़ ऐसा इकलौता राज्य है। पिछले साल का हमारा जो बजट था 2,500 करोड़ का सरप्लस था, राजस्व आधिक्य का बजट था। यह बजट जो है इस बार का 3,500 करोड़ का राजस्व आधिक्य का, तमाम वादे पूरे करके ये 15 साल ठगते रहे। केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, सहकारिता भी उनके पास में है। बीमा योजना जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों का 2019 से बंद कर दिए। ये केंद्रांश देने किस मुंह से बात करते हैं? 2500 रुपए में खरीदते थे तेंदुपत्ता, आज 4,000 में खरीदी हो रही है। 6 के स्थान पर 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। तो भाजपाइयों में होड़ लगी है, कौन ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन ज्यादा जुमले फेंकेगा, तो जनता जवाब दे रही है और इनके अहंकार का जवाब इस बार भी मिलेगा। 15 सीट जीते थे 15 साल के कुशासन में, वो 14 हुआ, आज के डेट में 13 सीट है। ये सिंगल डिजिट में रहेंगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता इनको जवाब देगी। अनुज जी, ये दावे की कोई जमीनी हकीकत होती है क्या, या केवल दावे करना है तो कर दो जो जिसका मन करे? राजनीति में तो जहां तक कि आदित्य जी, मैं ये मानता हूं कि जो जिसका मन करे वो दावे कर दो। इसका एक उदाहरण मैं पेश करता हूं, बिल्कुल, मतलब है ना, सशक्त तर्क के साथ।
2003 का समय था और वो चुनाव था। उस समय यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे थे और समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार थे, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो प्रमुख पार्टी थी ही, और तीसरी प्रमुख पार्टी थी विद्याचरण शुक्ल जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इधर भी नजर रखी जाए। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करता था तो वो बोलते थे सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से यहाँ पे बात करता था तो वो बोलते हैं सरकार बना रहे हैं। चूंकि वह पत्रकारिता का मेरा उस समय जो सफर था वो आधा सफर था, तो बड़े सवाल उठते थे मेरे मन में कि ऐसे मतलब कैसे इस तरीके के दावे कर दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी पार्टियों के दावे मायने रखते हैं। अब जैसे पिछली बार जो है अमित शाह जी 65+ बोले और उसके बाद मामला 68 में पहुंच गया। लेकिन देखिए, ये जो दावों के कारण या ये जो आंकड़े हैं वो दावों से जो है तय नहीं होते, कभी नहीं होते। वो तो एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, तो उसका नतीजा था कि जो लोगों में गुस्सा था, इसलिए जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत नाराजगी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा भी महसूस होने लग रहा था कि सरकार जो है नेता नहीं अफसर चला रहे हैं, या फिर जो बड़े नेता हैं तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि वो अनदेखी कर रहे हैं इस तरीके का। और जहां तक कि अभी आदित्य जी बात हो रही है, एक पार्टी अगर ये बोल रही है 67+ और एक पार्टी बोल रही है 75+, तो जहां तक कि मेरा अपना अनुमान है, इसको बहुत बड़ी बात मत समझिएगा, कोई 60 का आंकड़ा छू ले इस चुनाव में, 60 का आंकड़ा छू ले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। देवलाल जी, आप लोगों के 67 के दावों की हकीकत चलिए आप खुद ही बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर आप गौर से देखें और आप देखते आए हैं, मैं आपको फिर भी पीछे लिए चलता हूं, बमुश्किल 6 से 8 सीटों का अंतर रहता है। देवलाल जी, ये मत बोलिएगा कि 2018 में बड़ा अंतर रहा है। वह किस कारण से रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अनुरोध जी भी जानते हैं। 45, 50, 55 का टारगेट समझ में आता है, आप लोग सीधा 67 पर आ जाते हैं। कभी तो तय भी नहीं हो पा रहा कि अब जो केवल 13 विधायक हैं आपके पास, उनको टिकट दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहां से 67 विधायक आप बना लेंगे देवलाल जी? देखिए, राजनीतिक समीकरण में हर एक दलों को ये है कि अपनी सीटों को बढ़ाया जाए, और इसके लिए हर राजनीतिक दल प्रयास करता है जितनी ज्यादा से ज्यादा सीट जीत जाए। इस राजनीतिक दलों का भगवान तो जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन जिसको वोट दे दे, जिसको जितना सीट दे दे, वो कम है, उसी के ऊपर फैसला होता है। इसमें आप, हम और अन्य राजनीतिक दलों को कोई फैसला करने का वो नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चाहे युवाओं की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उस हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता है। अभी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मैं बड़े प्रेम से पूछता हूं कांग्रेस के लोगों को, 4.5 साल तक आपकी सरकार है, आप सो रहे हैं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है तो, या आपका शासन प्रशासन चूड़ी पहन लिया है, या आप झूठ बोल रहे हैं? ये बताना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आरोपी है, इसमें घोटाला हुआ है, तो आपको पकड़ना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहिए। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं है इस देश में, कांग्रेस के लोग भी सामने आए। अगर आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो गया तो आप सामने आइए। लेकिन जो सत्यापित चीजें हैं मैं बता रहा हूं, आपका राजस्व मंत्री कोरबा से कहता है यहाँ कलेक्टर भ्रष्टाचार कर रही है, यहाँ का आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको आप मुख्यमंत्री जी बैठा के रखे हुए हैं। वो सत्यापित होता है जब केंद्र की एजेंसी आकर उसको पकड़ लेती है। आज भी उसका जमानत होना था, नहीं हो पाया, तो ये सत्यापित होता है। और कांग्रेस के लोग क्यों गुमराह करना चाहते हैं इनको? जब जब सत्ता सरकार मिली है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के पोषण के लिए सोचते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। आज इस प्रदेश में आदिवासियों की जो हालत है, ये तेंदुपत्ता की बात करते हैं लोग, 2500 रुपया दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2500 रुपया देते थे हम, ये 4000 दे रहे हैं बोल रहे हैं ना, 2500 हम देते थे। 2500 के साथ साथ 8000 रुपया उनको बोनस का मिल जाता था, 10,000 रुपया पड़ता था उनको, 10,000, 10,500, 9,000 रुपया लेते थे हर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार। और ये सिर्फ 4000 में कम हो गया। तो 4000 ज्यादा है कि 8000 और 10,000 रुपया ज्यादा है? ये आदिवासी समाज समझ रहा है इस चीज को, और इनके बहकावे या गुमराह में आने वाला नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को जब जब मौका मिला तब तब भ्रष्टाचार हुआ। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं,
मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं, इनकी जितनी विपक्ष के लोग हैं जो एक घाट में पानी पीने के लिए आ गए, उनको चैलेंज कर रहा हूं। इस 9 साल के सुशासन में एक आरोप बता दे भ्रष्टाचार का। ये लोग शासन किए थे 10 साल, 10 साल में यूपीए, ये जी वो जी जीजा जी कितने प्रकार के भ्रष्टाचार हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अगर मैं कांग्रेस के लोगों को भी बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप लोग चुप क्यों है? आपके पास एजेंसियां नहीं है क्या? बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, प्रदेश के राजनीतिक हालातों की आपको जानकारी नहीं है क्या? फिर से आप लोग वही पुराने मतलब 2018 की जीत के भ्रमजाल में फंस गए ऐसा लगता है। 2018 की परिस्थिति क्या थी सुरेंद्र जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। ऐसा नहीं लगता कि 75 प्लस का जो टारगेट है ये मजाकिया टारगेट होते जा रहा है? उधर 67, इधर 75, ये कहीं वेरी कर रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगता है आपको? आदित्य जी, दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस बेशर्मी से झूठ बोलते हैं? अभी ये कह रहे थे 4 साल 4.5 साल में आपने क्या किया। देश और दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण आपको आदित्य जी दूसरा नहीं मिलेगा कि नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष में है वो भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने न्यायालय जाता हो। धर्मलाल कौशिक दुनिया के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं जो नान घोटाले की 36,36,000 करोड़ के, सुन लीजिए, गंद फैलाना छोड़ दीजिए, अपने समय में बोलिएगा, बहुत झूठ बोलिए। 10,000 रुपए प्रति मानक बोरा बताइए कब मिला? जब इनकी सरकार थी डबल इंजन तथाकथित 2014 से 18 तक आदिवासियों की जमीन छीने। मोदी सरकार आने के बाद देश के भीतर पहली बार कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। सुन लीजिए, आदिवासियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रचा गया है पहली बार, बिना सदन के भीतर चर्चा किए। वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल किया गया अपने पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए। ये जिस बेशर्मी से 36,000 करोड़ के नान घोटाले पर पर्दा डालने के लिए बताए, ईडी कितने बार रमन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाई? 2 मामले हैं। देश के गृह मंत्री कल आके बताए नहीं कि भ्रष्टाचार के लिए दोहरा मापदंड कैसे? रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले हैं ईडी में। बताए कब समन जारी हुआ, कब पूछताछ हुई? और जिस प्रकार से 14 सीट है सरगुजा क्षेत्र में आदित्य जी, 14 में बीजेपी को नकारा गया, 12 सीटें बस्तर में, दुर्ग संभाग जहां पर कल अमित शाह जी आए थे, 20 सीटें हैं, 20 में 18 कांग्रेस। भाजपा में रमन सिंह को छोड़कर कोई दूसरा विधायक नहीं है। ये तय है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार रमन सिंह को उस सीट से निकालेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार केवल झूठ बोलते रहे, ये अखंड भ्रष्टाचार में रहे, चरण पादुका के नाम पर, मच्छरदानी के नाम पर ये भ्रष्टाचार करता है। लगातार कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और उनके साठगांठ करके नक्सलियों को बढ़ावा देने का काम जो होता रहा। अभी की परिस्थिति में बीजेपी या कांग्रेस को तय कर सकते हैं क्या कि मामला एक तरफा रहेगा? कैसे देखते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की तरफ आप? देखिए क्या है कि अभी तक की स्थिति में देखिए, मतलब आज चुनाव को बचे हैं 4 महीने, तो कांग्रेस ऐसे बहुत सारे जो है अपना दांव खेल चुकी है सरकार बनने के बाद कि उसका असर आम जनता में दिखता है। मतलब कहीं कुछ आक्रोश या कोई नाराजगी ऐसी झलकती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यह है कि भाजपा में संगठन हमेशा सबसे मजबूत रहा है और भाजपा में बहुत अच्छे रणनीतिकार रहे हैं। देखिए क्या है कि 2003 की मैं उस समय बात किया था, फिर वही करूंगा मैं। उस समय ऐसा लोग कहा करते थे कि जोगी जी की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन वैसा हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी जो है उस समय विद्याचरण जी की भी पार्टी थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो अभी जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने उस समय की तुलना में आज ज्यादा है। मतलब और दूसरा प्रत्याशी चयन की भी बात है। ठीक है कि अभी जो है यहाँ पे 13 उनके उसमें बचे हैं, तो 10 लोगों को टिकट फिर से वापस मिल सकती है उन 10 लोगों को, क्योंकि कुछ पूर्व मंत्री रहे और कुछ 2 से 3 बार विधायक रहे। लेकिन फिर बात 90 सीटों की है, 90 सीटों की बात है, तो उसमें जो प्रत्याशी चयन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नए चेहरों की बात हो रही है और नए चेहरे में भी बहुत छांटने की स्थिति रहेगी। रही बात कांग्रेस की, तो आज जो उनके पास जो 71-72 का जो आंकड़ा है, उसमें ये तो देखिए आसार नजर आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि कुछ टिकटें कटेगी। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक के जो एक चाल रही और जिस दिशा में कांग्रेस चलती रही, तो एक जो सत्तारूढ़ पार्टी को जिस तरीके से चलना चाहिए, तो ऐसी गलतियां कम ही करते तो नजर आई ये सरकार, जहां तक कि मेरा मानना है। तो अब बाकी देख लेते हैं 4 महीने में। ठीक, देवलाल जी, अमित शाह जी को आपने बताया था कि पूरा सर्व आदिवासी समाज भी चुनाव लड़ रहा है इस बार,
आम आदमी पार्टी भी लगातार एग्रेसिव मोड पर है, कई क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव लड़ने की तैयारी में, क्योंकि बीजेपी की आदत है, उसको गलत नजरिए से मत लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, बिल्ली के भाग से छीके फूटने का इंतजार। बीजेपी बहुत, पिछली बार भी हमने देखा 15 सीटें आई जरूर थी, लेकिन उसमें अजीत जोगी की पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। मानेंगे ना आप इस बात को? अगर क्षेत्रीय पार्टी आई, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, तो हो सकता है आपके पक्ष में थोड़ा सा माहौल बन जाए। इसी के भरोसे इतने बड़े टारगेट का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी 67+ का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का इंतजार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने गरीब कल्याण के कार्य करती है, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो उनका कार्य है, उसी पर विश्वास है और छत्तीसगढ़ की जनता के जो ऊपर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दलों के विश्वास में नहीं है और भारत के लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को लड़ने का हक एवं अधिकार है, स्वतंत्रता है और इस पर किसी को रोकना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज चाहे गरीबों की लड़ाई ले लो, युवाओं की लड़ाई ले लो, आदिवासियों की लड़ाई ले लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ले लो, सारी लड़ाई में एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस छत्तीसगढ़ में लड़ रही है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जहां तक बात है कि उसके धर्मांतरण न हो, मतांतरण न हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति खत्म न हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। हम कांग्रेस वालों की तरह नहीं है कि छत्तीसगढ़िया की बात करें और जब छत्तीसगढ़ियों को राज्यसभा भेजने की बारी आए तो परदेशियों को आप राज्यसभा भेज दो। ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के लोगों को ये दाऊ प्रबुद्धिया समझता है। गांव के लोग होशियार हो गए हैं, दाऊ को समझने की आवश्यकता है कि अब छत्तीसगढ़ को आप फुगड़ी गेड़ी खिला के बहला नहीं सकते। दाऊ जी, गेड़ी खेलो, फुगड़ी खेलो, लेकिन छत्तीसगढ़िया बेरोजगारों के साथ मत खेलो, छत्तीसगढ़ियों के साथ मत खेलो। आपको करारा जवाब मिलेगा 2023 में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है सुरेंद्र जी, जो अभी की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। बाबा खुद बोल चुके हैं कि जीत को लेकर पूरी तरह से बहुत सारे लोग आश्वस्त नहीं हैं। आप लोग 75+ सीटों की बात कर रहे हैं, लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? 75+ सीट तो कभी छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी किसी पार्टी को 75 सीटें मिली है। आदित्य जी, ये ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि पिछले 4-4.5 साल में छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है प्रत्येक वर्ग में, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, जो वनोपज संग्राहक हो, जो गौपालक हैं, सभी वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार योजनाएं चला रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छत्तीसगढ़ की योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहा हो। तमाम योजनाएं, बिजली बिल हाफ से लेकर तमाम जो क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय औसत से आप बात करेंगे तो तीनों अर्थव्यवस्था के सेक्टर, कृषि, उत्पादन, सेवा, तीनों में औसत जो है छत्तीसगढ़ का लगातार बेहतर हुआ है। पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि आई है, जो आम जनता के भीतर ये बात पहली बार ये दिखी है कि हमारी सरकार हमारे लिए योजनाएं बना रही है और हमारे हित का काम हो रहा है। 15 साल के कुशासन में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा गया, 15 साल रमन राज में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा को हिकारत भरी नजरों से देखा जाता था, आज छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जो है इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ जो है ये केवल एक अवसर की जरूरत थी और उस अवसर को भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से, सुन लीजिए ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए। दलील चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जैसे कह रहे हैं कि दक्षिण में भाजपा का जनाधार बढ़ा है, तो वही दीवार स्वप्न इनको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आ रहा है। तो जो अभी तो जो 13 विधायक है ये तय है, यही अहंकार रहा भाजपाइयों का, तो ये सिंगल डिजिट के लिए भी तरस जाएंगे। जिस प्रकार से 15 साल रमन राज में शोषण हुआ छत्तीसगढ़ का, जिस प्रकार से कर्जा लेके स्काई वॉक और घटिया मोबाइल जैसे, चरण पादुका जैसे योजनाएं ये लाते रहे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के लिए, जिस प्रकार से चिट फंड कंपनियों को फंसाकर ये 6000 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आम जनता का गाड़ी पसीने की कमाई में ये कमीशन खोरी के लालच में ये फूकते रहे, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के रमन राज के शासन को भी भोगा है और पिछले 4 साल में जो समृद्धि आई है वो भी उदाहरण है। पिछले 2 साल से सरप्लस बजट जो रमन सरकार ने कर्जा लिया था उसका मूलधन भी बटा रहे हैं, ब्याज का भी भुगतान करेंगे। छत्तीसगढ़ की समृद्धि जो है पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के सामने आई है। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में अभी जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, कोई सवाल नहीं है, लेकिन केवल बीजेपी और कांग्रेस के जो साथी बैठे हुए जो लगातार दम बढ़ रहे, एक 67 का, एक 75 का, इतनी बड़ी जीत का उनको हकीकत थोड़ा सा बता दीजिए। आज की तारीख में दोनों पार्टियां कहां पर खड़ी हुई है? अनुज जी क्लोज करना है। देखिए, जहां तक के हकीकत की बात है आदित्य जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 60 का आंकड़ा कोई छू ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात यह कि 68 का जो आंकड़ा था उस समय 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफर तय हो चुका था और जो तीसरा जो सफर था
वो बड़ा भारी भरकम सफर था और लोगों में एक धारणा फैल गई थी कि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं और बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, कार्यकर्ता घर बैठ गए थे, तो उसका था। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को समेट रही है, उनके राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं और बहुत बड़ा एक टारगेट है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत क्लोज फाइट रही है। आप 2003 का इलेक्शन देख लीजिए, 8 देख लीजिए, 13 देख लीजिए। 2018 का जिक्र मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। उसका कहा जाता था कि जब हारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, क्योंकि कार्यकर्ता ही नहीं चाहते थे कि पार्टी चौथी बार सत्ता में काबिज हो। वो परिस्थितियां अब नहीं है। लेकिन हाँ, ये बेहद साफ है कि 2018 की परिस्थितियां अब दोबारा भी छत्तीसगढ़ में होगी, ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आता। मतलब बेहद साफ है 2023 में भी क्लोज फाइट ही नजर आएगी। अब दोनों दल अपना अपना दावा है, एक का 67, एक का 75+, जनता सब कुछ देख रही है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।